कुछ वो हैं जो हर माहौल में ढल जाते हैं, कुछ वो हैं जो माहौल बदल देते हैं। ऐसी ही शख्सियत हैं श्री विवेक अत्रेय, जिनसे आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। एक सफल इंसान, समाज की भलाई और सेवा के प्रति कटिबद्ध आपकी धर्मपत्नी श्रीमती नीना अत्रेय एक एजुकेशनिस्ट हैं और दोनों बेटियां अपने माँ बाप के नक्शे कदम पर चलकर समाज और देश के लिए एक अमूल्य निधि बनना चाहती हैं। नमस्कार, शख्सियत कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। दर्शकों, आज एक ऐसी शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिन्होंने जिस भी क्षेत्र में कदम रखा उसी में बहुत कमाल कर दिखाया। बचपन में एक बहुत होनहार विद्यार्थी थे, अपने स्कूल के बेस्ट स्टूडेंट माने जाते थे और उसके साथ साथ खेलते थे क्रिकेट खूब तन्मयता के साथ, खूब लगन के साथ, जिन्होंने 19 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ियों के टूर्नामेंट में कई बार हिस्सा लिया। इन्होंने इंजीनियरिंग की इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में REC कुरुक्षेत्र से, और उसके बाद HCS में आपकी सिलेक्शन हुई 1991 में। उसके बाद इन्होंने कमाल कर दिखाया, एक बहुत ही अपने आप को योग्य एडमिनिस्ट्रेटर साबित किया और इन्होंने दिखाया कि IT के क्षेत्र में क्या क्या कमाल किए जा सकते हैं। मेरी मुराद है श्री विवेक अत्रेय जी से, जिन्होंने चंडीगढ़ प्रशासन की बहुत तन्मयता के साथ, बहुत लगन के साथ सेवा की है और ये दिखाया है कि वक्त के साथ चलने वाले हमेशा सफलता के नए आयाम कायम करते हैं। कहते हैं कि वक्त की जो भी कद्र करते हैं, वक्त उनके ही काम आता है। वक्त के साथ चलने वालों का कामयाबों में नाम आता है। तो ऐसे कामयाब व्यक्तित्व से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। बहुत स्वागत करते हैं हम आपको विवेक जी। कैसे ऐसा हुआ कि आप बचपन से खिलाड़ी थे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ आपका रुझान कैसे हो गया? मेरे फादर श्री JP अत्रेय इंडियन पुलिस सर्विस में थे जी। उनका मैं काम देखता था, उनके साथ जाता था टूर पे भी कई बार। तो बचपन से उनसे मैं इंस्पायर हुआ जी। और काफ़ी जगह हरियाणा में वो टूरिंग करते थे, मैं देखता था। तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ तो रुझान हुआ। उसके अलावा क्रिकेट एक पैशन था, बचपन से ही खेलते रहे जैसे सभी बच्चे खेलते हैं जी। लेकिन कोचिंग मिली मुझे मिस्टर DP आज़ाद से सेक्टर 16 स्टेडियम में। तो वहाँ पे जब कोचिंग मिली तो फिर जाहिर है कि भाई काबिलियत भी थोड़ी बढ़ती गई और जब अंडर 15 अंडर 19 के टूर्नामेंट्स खेले तो फिर कुछ अच्छे नेशनल लेवल पे भी खेलने का मौका मिला। केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए मैंने 1983 में और 1984 में खेला जी। तो दोनों ही चीज़ें चलती रही जी। आपकी स्कूलिंग भी कई जगहों पे हुई, शायद उससे आपका दृष्टिकोण और विशाल हुआ। ऐसा होता है कि गवर्नमेंट सर्विस में ट्रांसफर्स बहुत होती हैं जी। तो मेरे फादर की ट्रांसफ़र जब से मैं पैदा हुआ, पहले तो दिल्ली थे जी। फिर जयपुर गए, फिर लंदन गए जी। फिर हरियाणा वापस आए, चंडीगढ़ भी आए। तो इतनी जगह पोस्टिंग होने से स्कूल बदलते ही हैं। जो भी जैसे आर्मी ऑफिसर्स के बच्चे होते हैं, पुलिस अफसरों की, उनकी तो ट्रांसफ़र होती है जी। तो उससे एक नज़रिया बिल्कुल डेवलप होता है, एक्सपोजर होता है, तो नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं बचपन से ही और एक अडेप्टेबिलिटी बन जाती है। तो अल्टीमेटली जब चंडीगढ़ आ गए, एक बड़ा अच्छा शहर, कंफर्टेबल लगा, तो बाकी की एजुकेशन यहाँ हुई स्कूल की जी। उसके बाद कुरुक्षेत्र। आप एक इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियर हैं। कैसे हुआ कि आप HCS में आने की आपकी इच्छा हुई? ऐसा ही हुआ कि फादर साहब क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर थे पुलिस के तो मैं इंस्पिरेशन उनसे लेता था। इंजीनियरिंग करने के बाद भी बहुत से लोग सर्विसेज में आते हैं जी। और इंजीनियरिंग से आपको एक लॉजिकल थिंकिंग की एबिलिटी आ जाती है। बिल्कुल। तो आप सोच सकते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं जी। तो मुझे लगता है वो इंजीनियरिंग बहुत काम आई मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में जी। और ख़ास तौर पे आगे आने वाले दिनों में IT का डिपार्टमेंट मिला जी। तो वो डायरेक्टली एक तरह से लिंक था उस इंजीनियरिंग से जी। तो मुझे लगता है एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। जी। आपने बहुत कमाल कर दिखाया। जब आप डायरेक्टर IT थे तो हम कुछ जानना चाहेंगे आपसे कि क्या क्या उन दिनों में ख़ास काम हुए। वो ऐसा हुआ कि मैं आया था हरियाणा से डेपुटेशन पे 2000 में जी। तो आया मैं डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस के तौर पे जी। और डिपार्टमेंट ऑफ IT उन दिनों बन रहा था, बल्कि सभी स्टेट्स में उन्हीं दिनों सेटअप हो रहे थे IT डिपार्टमेंट्स। तो उस नए डिपार्टमेंट के एक डायरेक्टर की ज़रूरत थी और चंडीगढ़ प्रशासन में एडिशनल चार्ज दिया जाता है ज़्यादातर। जी। तो मुझे एक एडिशनल चार्ज डायरेक्टर IT का दिया गया। जी। तो IT डिपार्टमेंट की नींव रखी गई, उसको शुरुआत ही थी, तब कोई लोग नहीं थे उसमें, कोई स्टाफ भी नहीं था। जी। तो दो तरफ वो फिर शुरू करना था, एक तरफ E-गवर्नेंस ताकि जो कॉमन मैन है उसको फ़ायदा हो गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शन में, जी। और दूसरी तरफ के IT कंपनियां चंडीगढ़ में आए तो दोनों काम शुरू किए। और एक क्योंकि नया डिपार्टमेंट था, एक नया जोश था, तो काफ़ी ज़ोरों से काम हुआ।
जी। और पब्लिक ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी उसको मोमेंटम दिया। जी, चंडीगढ़ के लोग बड़े कृतज्ञ हैं आपके प्रति, क्योंकि आपने ई संपर्क की स्थापना की, जिससे कि एक सिंगल विंडो रिड्रेसल ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ डिफ़िकल्टीज़, बिल जमा करना है, पासपोर्ट की एप्लीकेशन जमा करनी है और बहुत सी ऐसी चीज़ें। ये कैसे आपके दिमाग में ये चीज़ आई, जैसे आपने सोचा कि कुछ कर दिखाएं ऐसा? ये वैसे तो फैसला तो प्रशासन का था जी। लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना मेरा काम था। और हमारे सेक्रेटरी आईटी थे मिस्टर करण अवतार सिंह जी। बहुत ही नफीस अफसर। तो हम लोगों की टीम अच्छी थी। हम लोगों ने स्टडी किया पहले आंध्र प्रदेश में क्या हो रहा है। जी। वहाँ हैदराबाद में ई सेवा सेंटर्स बने हुए थे, तो उन्होंने आउटसोर्स कर रखा था बाहर काम। जी। तो जब आपको सरकारी दफ्तर में जाना ही ना पड़े और आपका काम हो जाए तो कॉमन मैन की लाइफ बड़ी आसान हो जाती है। बिल्कुल। तो ई संपर्क सेंटर्स जब हमने सेटअप किए तो उसी तरह हमने किए कि बाहर के एक कंपनी को लगाकर, पहले एक प्रोसेस हुआ उसको लगाने का, एक बाहर का बैंक भी आया। तो जो गवर्नमेंट की फीस जमा होती थी एक विंडो में गवर्नमेंट के, अब वो एक सिंगल विंडो सिस्टम में जमा होने लगी। तो लोग जब वो जमा करने जाते थे उसके साथ ही वो पासपोर्ट का एप्लीकेशन भी दे सकते थे जी। कोई ग्रीवेंस भी दे सकते थे जी। तो धीरे धीरे नंबर ऑफ सर्विसेज एक ही सेंटर में वो दे सकते थे जी। तो उससे एक आईटी के जरिए और आउटसोर्सिंग के जरिए ई संपर्क प्रोजेक्ट हुआ और उसके लिए गवर्नमेंट ने नेशनल अवार्ड भी दिए चंडीगढ़ प्रशासन को। जी। और पब्लिक खासतौर पे जब कोई सीनियर सिटीजन्स मिलते हैं और ये कहते हैं कि ई संपर्क से हमें बड़ा फायदा हुआ है, बिल्कुल, और रात के 8 बजे तक भी बिल जमा आप कर सकते हैं और सैटरडे को पूरे दिन कर सकते हैं, जी, तो फिर खुशी होती है। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं, होनहार विद्यार्थी हैं जिनको आपने अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए क्रिएट की चंडीगढ़ में आईटी सेक्टर में। ऐसी कौन कौन सी कंपनीज आई यहाँ पर जिनसे विद्यार्थियों को लाभ हुआ? काफ़ी कंपनीज आई उन दिनों तो चंडीगढ़ में कोई आईटी था नहीं जी। 2000 के बाद इनफैक्ट पंजाब हरियाणा में भी नहीं था। तो आगे धीरे धीरे लोगों ने देखा कि जब बच्चे यहाँ से पढ़ के बैंगलोर जा रहे हैं और दिल्ली जा रहे हैं या बॉम्बे जा रहे हैं काम करने के लिए, इवन विदेश जा रहे हैं, तो चंडीगढ़ में क्यों ना कंपनियां आ जाएं। जी। तो प्रशासन ने भी जोर लगाया, इन्फोसिस आया, उसके बाद और कंपनीज आई, तो बड़ी बड़ी कंपनीज भी आई, छोटी छोटी भी आई। तो जो एम्प्लॉयमेंट उस वक्त 1 या 1,500 लोग थे आईटी में चंडीगढ़ में, तो इस वक्त 15-16 हज़ार है। बहुत बड़ी बात। तो काफ़ी जॉब्स हैं। जी। और आईटी एक्सपोर्ट्स जो हैं इस वक्त 1,000 करोड़ पर एनम सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स हो रहा है चंडीगढ़ से, क्या बात, जो कि देश के रेवेन्यू में ऐड हो रहा है। तो उससे क्या होता है कि एक आईटी सेंटर चंडीगढ़ बनता गया। और एक बारी शुरुआत जो थी वो मुश्किल थी, लेकिन फिर डेवलप अपने आप होता गया। जी। आप जिस भी काम को पकड़ते हैं उसको पूरी तल्लीनता से करते हैं और उसको आप कर दिखाते हैं। जैसे किसी शायर ने कहा था कि मैं जब से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। तो शायद आप हर समय इसी तलाश में रहते हैं कि कुछ नए आयाम कायम किए जाएं, और आपकी जो एक प्रवृत्ति है उसमें जनता की भलाई सम्मिलित है। इसके लिए हम आपको बहुत बधाई देते हैं। थैंक यू। आने वाले दिनों में आप और क्या चाहते हैं कि चंडीगढ़ किस प्रकार से इसमें इम्प्रूवमेंट्स हों? इसमें यह है कि लाइफ में नई नई चीज़ें होती रहती हैं। जी। चंडीगढ़ एक बड़ा मॉडर्न सिटी है। जी। लोग यहाँ के बड़े अडेप्टिव हैं, फ्लेक्सिबल हैं। आपने देखा कि कोई कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो पहले चंडीगढ़ में उसको टेस्ट करती है। बिल्कुल। तो चंडीगढ़ में नई सर्विसेज को लोग बड़े रैपिडली पिकअप कर लेते हैं। जी। पढ़े लिखे लोग हैं, अंडरस्टैंड भी करते हैं। तो चंडीगढ़ में जो भी इनोवेशन किया जाएगा वो लोग ले लेंगे उसको। अभी जैसे ये एसी टैक्सीज हैं, आजकल फ़ोन करके टैक्सी आ जाती है। जी। तो वो भी हम लोगों ने एक रिपोर्ट दी थी किसी वक्त में, तो वो टैक्सी शुरू हुई और उससे अब घर पे बच्चे बुला लेते हैं टैक्सी, और कहीं जाना हो ट्यूशन के लिए वो भी उसमें भी चले जाते हैं, नॉमिनल फीस। जी। तो इस किस्म की चीज़ें चंडीगढ़ में इंट्रोड्यूस कुछ सालों से ही हुई हैं। ई संपर्क के वजह से, टैक्सी सर्विसेज की वजह से, कुछ और मॉडर्न चीज़ों की वजह से चंडीगढ़ अब एक आरामदायक और भी एक मॉडर्न शहर बन गया है। तो मुझे लगता है आने वाले सालों में जो भी ग्लोबल इनोवेशंस हैं वो चंडीगढ़ में सबसे पहले आ सकती है इंडिया में। तो इंडिया के जितने भी शहर हैं उनसे ज़्यादा चंडीगढ़ आगे बढ़ सकता है। मुझे पता है कि आप ही के वक्त में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया और एक और कॉलेज आया एग्जिस्टेंस में। हम उसके बारे में आपसे कुछ जानकारी हासिल करना चाहेंगे। जी। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज उस वक्त एक कॉलेज ही था। बिल्कुल। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस से उसकी काफ़ी प्रेस्टीज बढ़ गई। बिल्कुल। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो दिया इनको स्टेटस। जी। उससे क्या हुआ कि वो अपनी डिग्रीज अवार्ड करने लगे और 50% जो स्टूडेंट्स हैं वो बाहर से आने लगे। अब क्योंकि 50% आने लगे बाहर से, तो इसलिए ज़रूरी था कि एक और कॉलेज बनाया जाए चंडीगढ़ के बच्चों के लिए। बिल्कुल।
तो वो चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बनाया गया जी। वहाँ पे 85% जो स्टूडेंट्स हैं वो चंडीगढ़ के ही हैं। क्या बात। तो इसलिए वो एक नंबर ऑफ सीट्स बल्कि बढ़ गई और चंडीगढ़ के बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती रही, लेकिन पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में बाहर से भी स्टूडेंट्स आने लगे, तो वो अच्छा विन विन सिचुएशन रही जी। तो उससे टेक्निकल एजुकेशन का जो लेवल है चंडीगढ़ का वो बढ़ता जी। गया। और क्योंकि आईटी सीन अच्छा चल रहा था तो ये बच्चे जितने भी आजकल पास आउट होते हैं उससे पहले ही इनको 100% प्लेसमेंट मिल जाता है। बहुत तो अच्छा। अच्छा सिनारियो बन गया। जी। टूरिज्म में भी आपने बहुत कुछ कर दिखाया, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? टूरिज्म एक ऐसी चीज़ है कि चंडीगढ़ को माना नहीं जाता था ज़्यादा टूरिस्ट सेंटर के तौर पे, बिल्कुल। क्योंकि चंडीगढ़ एक स्टॉप ओवर बना हुआ था हिमाचल के लिए। जी। कोई मनाली जाना चाहता है तो चंडीगढ़ में खाना खा के चला गया, जी। शिमला जा रहे हैं तो बीच में रुक गए, जी। कभी नहीं भी रुके बाईपास करके चले गए चंडीगढ़ को। जी। तो इसलिए एक डेस्टिनेशन बनाना इसको ज़रूरी था। बिल्कुल। यहाँ पे ल कोबूजियर की आर्किटेक्चर की वजह से फॉरेन आर्किटेक्ट्स काफ़ी आते हैं। जी। वो लोग आके परमिशन लेके और वहाँ जो भी कैपिटल कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग्स हैं, ओपन हैंड मॉन्यूमेंट है, जी। हाई कोर्ट है, सेक्रेटेरिएट है, वहाँ जाना चाहते हैं। जी। कई जगह उनको मुश्किल होती थी या परमिशन नहीं मिल पाती थी, तो वो हमने ऑनलाइन कर दिया, जी। उससे उनका नंबर बढ़ गया। उसके अलावा जो फॉरेन टूरिस्ट मनाली वगैरह जा रहे होते थे, ऑनलाइन प्रेजेंस की वजह से उनको चंडीगढ़ के बारे में ज़्यादा पता चलता रहा। जी। होटल बुकिंग भी वो कर सके। जी। तो टूरिज्म फॉरेन टूरिस्ट है खास तौर पे, और अभी भी वो ट्रेंड जारी है, कम से कम डबल हो गया वो पहले से। जी। और जो डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं वो भी काफ़ी आने लगे। जी। पहले वो सिर्फ लेक देख के या रॉक गार्डन देख के चले जाते थे, अब हो सकता है एक रात भी रुक जाते हैं यहाँ पे। तो उससे चंडीगढ़ की जो टूरिज्म सेक्टर है जी। उसको काफ़ी फायदा हुआ। और एक और इसमें कहना चाहूँगा कि नए टाइप के टूरिज्म भी आए फिर। जी। अब जैसे सिनेमैटिक टूरिज्म है, जी। तो उसमें कई फिल्मों की यहाँ शूटिंग हुई उन दिनों, जी। उससे चंडीगढ़ फिल्मों में दिखने लगा। क्या तो फिर लोगों को पता चलने लगा थोड़ा उसके बारे में जो नहीं भी देख पाए। बिल्कुल। और ये फिल्में आजकल आपको पता है बॉलीवुड की फिल्में दुनिया भर में दिखाई जाती हैं। बिल्कुल। और लोग देखते हैं बड़े शौक से। जी। तो काफ़ी नए किस्म की आइडियाज़ आए। इवेंट टूरिज्म भी हुआ, तो जो कार्निवल और रोज़ फेस्टिवल है उनको थोड़ा लेवल बढ़ाया गया। और मुझे खुशी है कि आजकल भी काफ़ी अच्छे स्तर पे वो इवेंट्स होते हैं जी। और काफ़ी नाम होता है उनका। और क्या आपने इनिशिएटिव लिए चंडीगढ़ प्रशासन में रहते हुए जो इसके इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत आपने आवश्यक समझे? वैसे तो अपने गवर्नमेंट के काम में काफ़ी नई नई चीज़ें होती रहती हैं जी। लेकिन एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट भी था मेरे पास कुछ दिन, तो उसमें सोलर लाइटिंग का काफ़ी काम था। तो जो विलेजेस हैं चंडीगढ़ की पेरिफेरी में, जी। कोशिश की गई कि उनमें सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाए। क्या बात है, बहुत तो उससे एनर्जी बचती है, इलेक्ट्रिसिटी बचती है। बिल्कुल। तो लोगों ने भी बड़ा उसको अच्छा टेकअप किया। और अब तो आगे आने वाले टाइम में वो लोग लगा रहे हैं सोलर एनर्जी प्लांट्स। और जैसे एक बोटेनिकल गार्डन बनाया गया पेरिफेरी में, जी। वहाँ भी सोलर लाइटिंग लगाई गई। तो ग्रीन कवर को मेंटेन करते हुए और पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में चंडीगढ़ का डेवलपमेंट हो, ये कोशिश है। बहुत अच्छा। बड़ी मीठी स्मृतियाँ होती हैं बचपन की, तो आपके जहन में कौन सी स्मृतियाँ हैं जिनको आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? काफ़ी यादें होती हैं, जी। ट्रैवल की भी होती हैं। मेरे फादर पोस्टेड रहे लंदन में जी। 3 साल इंडियन हाई कमीशन में, तो वहाँ जो सीखने को मिला बचपन में वो अभी तक काम आ रहा है। क्या बात है। तो उसके बाद 3 साल के वहाँ रहने के बाद जब इंडिया आए तो लंदन के एक स्कूल से सीधा जींद के एक स्कूल में आए। मैं आया मतलब जी। तो फादर वहाँ पोस्टेड थे जींद में, तो कल्चर शॉक हुआ। तो जैसे वहाँ लंदन से हम लोग अंग्रेज बन गए थे एक तरह से। 10 साल का तो था मैं जी। तो जब वहाँ स्कूल में यहाँ आया तो एकदम से लगा, तो मैं रोने ही लग गया। तो 6th क्लास में बच्चा रोए तो थोड़ा ऑड सा लगता है। तो लेकिन फिर कुछ हफ्ते लगे सेटल होने में, जी। उसके बाद ठीक हो गया। उसके अलावा तो क्रिकेट की बड़ी यादें, बस कभी शीशे तोड़े, कभी कुछ किया, जी। तो सभी करते हैं, जी। तो अच्छी यादें। लंदन के स्कूल में क्या विशेष चीज़ें आपको ऐसी अच्छी लगी जिनको आप चाहेंगे कि हम लोग भी अपनी कंट्री में उनको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करें? वहाँ भी ये कि एक तो होमवर्क जो है वो वहीं पे हो जाता है। जी। तो घर आके कुछ आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं, चाहे वो आपको 4 बजे तक भी रख लें, उसी में कवर हो जाता है सब कुछ। अच्छा, वहीं पे मील भी मिल जाता था खाने को, जो भी लंच वगैरह आपका। जी। अच्छा, जो सिखाने का तरीका वो क्लासरूम टाइप की जगह एक पार्टिसिपेटिव टाइप है। तो उसमें इंटरेक्शन बहुत होता है बच्चों के साथ टीचर का, तो आप सीख ज़्यादा रहे हैं और रट्टा कम मारना पड़ता है। जी। तो ये चीज़ें उनकी अच्छी हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया सुझाव है उन लोगों को जो हमारे एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए हैं कि हमें अपने अंदर ये परिवर्तन ज़रूर करना चाहिए। जी। आपको अगर मौका मिले कभी इस परिवर्तन को करने का एजुकेशन सिस्टम में, तो आप क्या क्या करना चाहेंगे? नहीं, अच्छा सवाल है। मैं टेक्निकल एजुकेशन का भी डायरेक्टर रहा हूँ कुछ देर, जैसे हम डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे।
तो उसमें मैंने देखा कि जो इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट इंटरेक्शन है वो बहुत ज़रूरी है। तो कॉलेज लेवल पे जो पढ़ाया जा रहा है, क्या वो इंडस्ट्री को चाहिए? क्योंकि जो पास आउट हो रहा है कॉलेज से, उसने अल्टीमेटली जॉब तो इंडस्ट्री में करना है। बिल्कुल। तो वो जो चीज़ इंडस्ट्री चाहती है वो पहले से ही उनको सिखानी ज़रूरी है। बिल्कुल। तो इंडस्ट्री का जो रोल है वो सिलेबस बनाने में भी बन जाता है। उसके अलावा जो कोर्स कंटेंट है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन हो, तो उससे एक क्लोजनेस आ जाती है जो सीख रहे हैं आप और जो एक्चुअल वर्ल्ड में आपको चाहिए। जी। एक ये बड़ा ज़रूरी है। और बेसिक लेवल पे, जो स्कूल एजुकेशन लेवल पे, जितना बच्चों को प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिया जाए, जैसे कि ये नहीं कि भैया एक आपने बता दिया कि एस्ट्रोनॉट ये होता है और वहाँ स्पेसशिप होती है, वो डायग्राम से बात नहीं बनती। अगर कहीं को वीडियो दिखा दिया जाए तो एकदम से उनको समझ आ जाता है। बिल्कुल। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। मुझे लगता है कि जो एजुकेशन सिस्टम है फ़िलहाल हमारा, उसमें हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं मिस्टर कपिल सिब्बल काफ़ी परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं महसूस करता हूँ कि बच्चे अक्सर कहते हैं कि पलकें भी चमक उठती हैं सोते में हमारी, आँखों को अभी ख्वाब छुपाने नहीं आते। और शायर कहता है कि उड़ने दो परिंदों को अभी शोक हवा में, फिर लौट के बचपन के ज़माने नहीं आते। क्या बात है, बहुत तो अच्छा। बच्चों को जो हम बस्ते के बोझ के नीचे लाद देते हैं, बहुत गलत बात है। काफ़ी। इनफैक्ट क्या होता है कि आजकल हम देखें तो बच्चे जो ट्यूशन्स लेते हैं जी। वो बिल्कुल परफेक्शन की तरफ जाते हैं। 96.7%, 98.8% ये मार्क्स आ रहे हैं। जी। तो काफ़ी उनकी नॉलेज, बुकिश नॉलेज बढ़ जाती है। लेकिन क्या वो ज़िंदगी को कॉम्बैट करने के लिए तैयार है? क्या वो ऑलराउंड स्किल्स उनमें हैं या नहीं? बहुत मुफीद बात है ये। तो क्या उनसे अगर कोई अमेरिका से आके को बात करने लगे अपने देश के बारे में, या न्यूजीलैंड से को आए, तो क्या उनको उसके बारे में कुछ पता है? या इवन कोई कर्नाटका से आदमी आ जाए यहाँ पंजाब में, चंडीगढ़ में, हरियाणा में, तो क्या हमें उसके बारे में कुछ पता है, उसकी स्टेट के बारे में? ये बच्चों को थोड़ा सा ऑलराउंड डेवलपमेंट भी उनकी ज़रूरी है। जी। तो ये चीज़ शुरू से आ जाए तो ये बस्ते का बोझ कम हो जाए थोड़ा सा, और प्रैक्टिकल एक्सपोजर ज़्यादा हो जाए। बिल्कुल। एक बड़ा अच्छा सुझाव आपकी तरफ से आ गया। और क्या ऐसी चीज़ें आप करना चाहते हैं, क्योंकि आप एक बड़े इनोवेटिव आदमी हैं, आपने कुछ नई चीज़ें कर दिखाई हैं जो आपके जहन में हो कि मैं कुछ ऐसा करूं तो शायद समाज का और भला हो? मेरे ख्याल बेसिक जो सोसाइटी है अभी भी आप देखते हैं कि इम्पेशंस बहुत आ गए हैं। जी। तो क्या है कि जल्दी जल्दी कहीं जा रहे हैं सब लोग, अब वो कहाँ जा रहे हैं किसी को पता नहीं। तो आप जिस मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं वो अगर आराम आराम से भी पहुंचा जा सकता है, सोच समझ के भी पहुंचा जा सकता है। बिल्कुल। तो खास तौर पे अगर आप सुबह से रात तक लगे रहे और फिर आप जब घर आए तो आपके पास टाइम नहीं है फैमिली के लिए, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो पता चलेगा 10 साल निकल गए, 15 साल निकल गए, और फिर आपने वो जो पल थे वो खो दिए। बिल्कुल। तो मैं ये चाहूँगा कि समाज में ये चेंजेस आए कि आपके जो काम है वो अपनी जगह है, फैमिली टाइम अपनी जगह है। कुछ जैसे छुट्टियाँ हैं वो पहले ही बहुत ज़्यादा हैं, छुट्टियाँ बेशक कम हो, लेकिन जो फैमिली के साथ टाइम बिताने का तरीका है वो ज़्यादा, और टेलीविज़न देखने का जो दौर है वो थोड़ा सा कम हो, वो तब फैमिली और थोड़ी सी बॉन्ड हो जाएगी। बिल्कुल। हालांकि हम टेलीविज़न शो की बात कर रहे हैं यहाँ, जी, लेकिन फिर भी जी वो ज़रूरी है। कुछ अपने परिवार के बारे में हमें जानकारी दीजिए। मेरी वाइफ हैं, वो इंजीनियर हैं वो भी, लेकिन मेरी तरह उन्होंने भी इंजीनियरिंग में नहीं रही वो उन्होंने एक स्कूल, हमारा टॉडलर्स का स्कूल है जो मेरी मदर ने शुरू किया था, मिसेस रमा अत्रे ने शुरू किया था, और वाइफ अब चलाती हैं उसको। और टॉडलर्स 250 के करीब हमारे पास हैं जो अपनी बेसिक्स के लिए आते हैं, फाउंडेशन के लिए। तो इसीलिए मुझे एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा पता ज़्यादा है। तो वो बच्चे जब यहाँ से पास आउट होके जाते हैं तो वो काफ़ी, उनकी पर्सनैलिटी एकदम से डेवलप हो गई होती है। उन 2.5-3 साल में जो वो यहाँ बिताते हैं उनका एक फाउंडेशन बन जाता है। उसके अलावा वाइफ का इंटरेस्ट और मेडिटेशन में काफ़ी है, तो हम लोग दोनों मेडिटेट करते हैं। और बच्चे जो हैं वो स्कूल में हैं अभी 11th और 9th में, उनका रुझान जो है वो अभी नॉन मेडिकल या मेडिकल की तरफ नहीं है, और हम भी उन पर जोर नहीं लगा रहे। आजकल बहुत एवेन्यूज़ आ गए हैं बच्चों के लिए। बिल्कुल। तो दोनों का ज़रा इंग्लिश और आर्ट्स की तरफ है रुझान, तो हम भी उसमें खुश हैं। बहुत अच्छा है कि जैसी उनकी इच्छा है आगे वो अपने मार्ग खुद प्रशस्त कर सकते हैं। विवेक जी, आप एक बहुत सफल इंसान हैं और आपके चेहरे पर परिलक्षित होता है कि आपने सफलता को प्राप्त किया है और संतोष धन आपके पास है। आपने जिक्र किया मेडिटेशन का, तो मेडिटेशन के बारे में आप क्या हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, एक बड़ी वर्ल्ड फेमस बुक है, वो पढ़ी। बिल्कुल। परमहंस योगानंद जी ने वो लिखी। जी जी। तो उसको पढ़ने के बाद काफ़ी मेरा नज़रिया चेंज हो गया लाइफ के प्रति। जी। तो क्या होता है कि हम लोग सफलता को देखते हैं मटीरियलिस्टिक टर्म्स में। बिल्कुल। कि हमें ये उपाधि मिली, ये अवार्ड मिले, जी, इतने रिचेस मिले, प्रमोशंस मिले।
लेकिन असली सफलता क्या है वो ऑटोबायोग्राफी को पढ़ के मुझे पता चला। जी। तो उसमें एक लार्जर पर्पस है लाइफ का। जैसे हमारी हिंदू फिलॉसफी में है कि जन्म जन्म यू आर टेकिंग लाइफ अगेन एंड अगेन, टेकिंग बर्थ ऑन दी अर्थ। तो क्या होता है कि आप अपने आप को इंसान के तौर पे इम्प्रूव करें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। सफल इंसान वो है जो इंटरनली खुश है। बाहर से आपको जितनी मर्जी खुशियाँ मिली हों, बिल्कुल। इंटरनली खुश वो होता है जो मेडिटेट करता है और भगवान की तरफ ध्यान रखता है। जी। तो अगर आप फोकस करेंगे अपने ऊपर और मेडिटेट करेंगे, उसके दो फायदे तो हुए। एक तो ये हुआ कि आजकल की जो इतनी फास्ट पेस जिंदगी है उसमें आपको एक स्ट्रेस फ्री टाइम मिलेगा। बिल्कुल। और मेडिटेशन करने से आपका जो हेल्थ भी अच्छी रहेगी, जी। आपकी सोच भी बैलेंस रहेगी। उसके अलावा जो लार्जर पर्पस ऑफ लाइफ है कि आपको यू आर टू प्रोग्रेस क्लोजर टू गॉड, जो भगवत गीता में भी लिखा, बिल्कुल। तो उसी के पैटर्न पे अब हम लोगों को थोड़ा बहुत समझ आने लगा। तो कोशिश ये है कि जहाँ तक भी बीच में भी टाइम निकाला जाए दिन भर में, व्हेनेवर यू कैन थिंक ऑफ गॉड, तो सोचिए भगवान के बारे में। तो उससे जो सफलता या जो खुशी है जो वो मिलती है, वो नहीं मिलती है। स्पोर्ट्स में आपने बहुत दिलचस्पी ली और आपने बहुत से टूर्नामेंट्स करवाए, जैसे JPA अथरे क्रिकेट टूर्नामेंट में हमारे देश के दिग्गज खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं, उसके बारे में हमें कुछ जानकारी दीजिए। जी, मेरे फादर हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन में काफ़ी इंटरेस्ट रखते रहे। जी। और चंडीगढ़ में भी स्टेडियम जूनियर्स क्रिकेट क्लब के प्रेसिडेंट रहे। तो जब उनकी डेथ हो गई, सर्विस में ही थे वो, जी, तो उसके बाद हमें लगा कि एक उनकी मेमोरी में ट्रिब्यूट ये रहेगा कि ऑल इंडिया JP अत्रे मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू किया जाए। बहुत अच्छे। तो कैप्टन सुशील कपूर हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं। जी। हम लोग मिलके वो ऑर्गेनाइज करते हैं। जी। और एक अच्छी टीम है हमारी, यंगस्टर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, एक्स क्रिकेटर्स हैं। जी। और पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन हमें पूरी सपोर्ट देते हैं। तो कई साल से 16 दफ़ा अब हम करा चुके हैं। और अब वो इतना इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट हो गया है सीजन से पहले कि सारी टीमें इंडिया की लगभग आना चाहती हैं हमारे पास खेलने के लिए। जी। तो जैसे बड़ी बड़ी टीमें, इंडियन ऑयल हो गए, कैनरा बैंक हो गया, जी। FCI हो गया, इंडियन एयरलाइंस हो गए, BPCL, ऑल दीज टीम्स वांट टू। अच्छा, उसमें फिर जाहिर है कि अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्लेयर भी आते हैं। तो हमारे टूर्नामेंट में आप यूं कह सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ को छोड़ के जितने भी प्लेयर्स हैं इंडिया के, तकरीबन सब आ चुके हैं। क्या बात। और इवन सौरभ गांगुली 2 साल पहले खेल के गए हैं। जी। वीरेंद्र सहवाग खेल के गए। जी। और किसी ज़माने में कपिल देव और योगराज सिंह, कीर्ति आज़ाद वगैरह भी खेले थे शुरू में। जी। तो इससे क्या होता है कि बिफोर द सीजन टॉप क्रिकेटर्स को भी और यंग क्रिकेटर्स को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है अपना हुनर दिखाने का, प्रैक्टिस करने का। बिल्कुल। और चीफ सेलेक्टर जो थे दिलीप वेंगसरकर, उन्होंने तो एक स्टेटमेंट भी दी कि जो प्लेयर्स अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं उनको ऑल इंडिया JP अत्रे टूर्नामेंट खेलना चाहिए। बहुत बड़ी बात। तो इसलिए हमारा टूर्नामेंट अच्छा माना गया है। जी। विवेक जी, बहुत अच्छे अच्छे आपके आर्टिकल्स हम पढ़ते हैं ट्रिब्यून में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, हिंदुस्तान टाइम्स में। उसके लिए आप कैसे समय निकाल लेते हैं, क्योंकि आप बहुत व्यस्त जीवन व्यतीत करते हैं? ये एक अच्छा सवाल है, क्योंकि मेरा एक इंटरनली कुछ नैक है, कुछ एक टैलेंट है। तो कई साल तक मैं नहीं लिख पाया। कॉलेज में लिखता था, अच्छा अप्रिशिएट हुआ था वो। मेरी वाइफ मुझे बड़ा इंकरेज करती हैं कि आप लिखिए। जी। तो पिछले 3-4 साल से किसी भी तरह टाइम निकले मैं ज़रूर निकाल लेता हूँ। और ट्रिब्यून के अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया, HT और इंडियन एक्सप्रेस में, जैसे आपने कहा, मैंने आर्टिकल्स लिखे हैं। इवन हिंदी अखबारों में भी लिखे हैं। लिखा मैंने इंग्लिश में, उन्होंने अनुवाद किया। जी। लेकिन वो लिखने से एक क्रिएटिविटी जो है अंदर की, वो बाहर आती है। बहुत अच्छा। तो ट्रिब्यून में तकरीबन मैंने ह्यूमर कॉलम जो है, मिडल्स जो हैं, वो लिखे हैं काफ़ी, 20-22 लिख चुका हूँ। और टाइम्स ऑफ इंडिया में नेशनल एडिशन में भी 3 छप चुके हैं। क्रिकेट का जो कॉलम है वो मैं इंडियन एक्सप्रेस के लिए लिखता हूँ। पर ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कभी भी किसी के लिए भी कुछ भी लिखा जा सकता है। तो उसमें मुझे लगता है कि 1-1.5 घंटा भी अगर मेरे पास मिल जाए कभी, तो मैं एक मीडियम साइज का आर्टिकल लिख लेता हूँ। जी। उसके बाद उसकी फाइन ट्यूनिंग रह जाती है, वो कर लेता हूँ। जी। तो जब भी जैसे मुझे लगता है कि आज शाम कुछ ज़्यादा नहीं है, तो मैं लिखने बैठ जाता हूँ। जी। और एक किताब लिखने की भी सोच रहा हूँ, कुछ शुरू भी की है, तो देखते हैं क्या बनता है। आपके हौसले की मैं दाद देता हूँ, क्योंकि आपने ऐसे ऐसे डिसीजंस लिए लाइफ में जिनको एक आम आदमी लेने में हिचकता है, सोचता है 20 बार, आगे बढ़ने से पहले उसके कदम लड़खड़ाते हैं और कहते हैं कि जब तक हौसला नहीं होगा कोई भी फैसला नहीं होगा। तो आपके हौसले की वजह से ही आपने इतने बड़े बड़े फैसले लिए, जिससे जनता को बड़ा लाभ हुआ। आपकी कोई क्रिएटिव चीज़ हम सुनना चाहेंगे आपसे। मैंने अभी रिसेंटली एक आर्टिकल लिखा, वेटिंग रूम एंटरटेनमेंट, जी, जो टाइम्स ऑफ इंडिया के नेशनल एडिशन में छपा है। जी। तो उसकी कुछ लाइनें मैं आपको पढ़ देता हूं। ज़रूर। वेटिंग रूम एंटरटेनमेंट,
those who plan to travel by train during the forthcoming summer holidays should be prepared to behold the 2010 waiting room experience. On a recent trip, I found myself at the New Delhi station with time to spare. Pleased at being at that situation, as opposed to running after a departing train, normally the case with me. On entering the waiting hall and walking in, I found that occupying the edge of one of the crowded benches was my only option, and I exercised it. Looking around, I found that there were about 200 travelers in a room that was obviously meant to house just 1/3 of that number. I also realized that for some reason, airport lounges are never as interesting as our waiting rooms at railway stations. I thought of reading an engrossing book, but I soon learned that one could do several things in a waiting room, but one could not read a book. There were dozens of couples, old and young, numerous families with several children in tow, many young men and some single young women. All states of the country were represented in that one hall, it seemed. Some were chatting, others shouting, and still others staring at neighbors. उसके बाद चलता रहता है ये आर्टिकल अराउंड वेटिंग रूम में क्या क्या होता है, कैसे कैसे लोग होते हैं जी, क्या क्या एंटरटेनमेंट है, ह्यूमरस है जी, तो अप्रिशिएट हुआ। आप एक बहुत ही सफल इंसान हैं और एक सफल इंसान का हमारी भावी पीढ़ी को, हमारी यंगर जनरेशन को क्या संदेश है, लाउड एंड क्लियर मैं आपसे जानना चाहूँगा। लाउड एंड क्लियर संदेश यही है कि यंगस्टर्स जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहिए जी, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, लेकिन अपने जो बेसिक वैल्यूज़ हैं वो नहीं भूलने चाहिए और ज़मीन पे पैर रहने चाहिए। बिल्कुल, तब हमेशा सफलता मिलेगी। बिल्कुल, यानी आप कहना चाहते हैं कि अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो जी, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। क्या बात। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके विवेक जी, हमें लगा कि हमने अपने आज के दिन को सफल किया और हमारे दर्शक जो आपको देखेंगे वो भी आपसे बहुत कुछ प्राप्त करेंगे, बहुत से मोती ज्ञान के आपसे वो प्राप्त करेंगे। आपके बहुमूल्य समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।